अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर जो 11th है 10th क्लास का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट लें थोड़ा सा, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंसेप्ट लें, और उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी है उसका कंसेप्ट लें, और उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाए जो आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का जो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुताला करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन्स पर मुश्तमिल होते हैं आमतौर पर, जिनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं जो उनसे आगे फर्दर कंपाउंड्स है वो बनाए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स मैंने बताए हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और जो आगे कार्बन और हाइड्रोजन से मज़ीद उनके अंदर कुछ हाइड्रोजन एटम्स को निकाल के जो कंपाउंड्स फर्दर बनाए जाते हैं उनको हम आमतौर पर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये जो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन या उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। उसके बाद ये स्टूडेंट पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, देयर डेरिवेटिव्स जो उनसे आगे मज़ीद जो है वो ड्राइव किए जाते हैं आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है CH4 जो है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, जिसको हम मीथेन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास C2H6 है जिसको हम इथेन कहते हैं। और ये जो है दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन ये जो इथाइल अल्कोहल है या मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जो है ये आमतौर पर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं। यानी इनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अलावा OH जो है वो मौजूद है, इसके अंदर भी OH मौजूद है, और ये OH जो है वो आमतौर पर एक हाइड्रोजन के निकालने से जो है वो ऐड किए गए। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं जो हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह नए एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को ऐड करने से बनते हैं, उनको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो या सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हो, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इनकी जो स्टडी होती है वो जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम आमतौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट एक कंसेप्ट आता है वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, 1828 से पहले जो है ये एक आमतौर पर लोगों का मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वो कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से जो है वो हासिल किए जाते हैं। यानी ऑर्गेनिक का मतलब भी ये था कि वो चीज़ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से ली जाए। ऑर्गेनिक रेफर्स टू द लाइफ, यानी ऑर्गेनिक का मतलब था जानदार, लाइफ, जो कंपाउंड जो चीज़ें हम आमतौर पर ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, इधर देर प्लांट्स और एनिमल्स कोई भी है, उनसे जो हासिल की जाती है वो सारी ऑर्गेनिक नेचर की होती हैं। और इसी वजह से कहा जाता था कि ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड माना गया। और ये जो कंसेप्ट था इसमें एक वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट भी आया, और वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दीज आर ओनली मैन्युफैक्चर्ड, दीज आर ओनली प्रिपेयर्ड इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सिर्फ और सिर्फ जानदारों में बनते हैं। वजह क्या थी? क्योंकि इनकी तैयारी के लिए जो है वो एक ऐसी फोर्स चाहिए, जैसी मिस्टीरियस फोर्स चाहिए है, पोशीदा कुव्वत दरकार है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, और वो जानदारों के अंदर अल्लाह ताला इनहेरिट करता है, एक जानदार से दूसरे जानदार में फोर्स अल्लाह ताला मुंतकिल करता है। इसी वजह से उस फोर्स के ज़ेर असर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, और इस कंसेप्ट को आमतौर पर वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्रीज, इनको लेबॉर्ट्रीज में नहीं बना सकते, बिकॉज दे वर सपोज टू बी प्रिपेयर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स। वो किसी पुरअसरार कुव्वत के ज़ेर असर बनते हैं, और वो पुरअसरार कुव्वत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, और वो इंसान के पास नहीं है, लिहाजा ये कंपाउंड इंसान नहीं बना सकता है।
और अंडर मिस्टीरियस फोर्स दैट इनहेरेंट ओनली इन द लिविंग थिंग्स, जो सिर्फ और सिर्फ जानदारों के अंदर ही इनहेरेंट होती है, मुंतकिल होती है एक जानदार से दूसरे जानदार में। इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। क्या ये थ्योरी सही थी या गलत थी? इसका जो प्रचार है वो रहा काफ़ी अरसे तक, और इसका प्रचार आलमोस्ट जो है वो 1828 तक जो है वो मौजूद रहा। उसके बाद इस थ्योरी को जो है वो निगेट किया गया, इसको रिजेक्ट किया गया, इसको रद्द कर दिया गया। और रद्द करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम वोलर था। कैसे रद्द किया उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबॉर्ट्री में तैयार कर लिया बगैर किसी मिस्टीरियस फोर्स के। कोई फोर्स ऐसी उनके पास नहीं थी जो जानदारों में हो, लेकिन उसके बावजूद वोलर ने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने कैसे तैयार किया उसका मैंने यहाँ पर लिखा है। फ्रेडरिक वोलर थे, 1828 में अमोनियम साइनेट को हीट किया, रीअरेंज किया और उससे एक नया कंपाउंड वजूद में आया NH2 CONH2, जिसे यूरिया कहते हैं, और ये ऑर्गेनिक था। यानी अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक था, उसकी रीअरेंजमेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड वजूद में आ गया, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बगैर किसी मिस्टीरियस फोर्स के बना। जिसका मतलब ये हुआ कि जो वोलर से पहले सोच थी साइंटिस्ट की वो सही नहीं थी, वो गलत थी, और इस सोच ने जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो प्रोग्रेस के दरवाजे थे वो बंद रखे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकी इस दौर में, वाइटल फोर्स थ्योरी जब तक कायम रही। किसी साइंटिस्ट ने कोशिश नहीं की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार किया जाए। वजह क्योंकि वो समझते थे कि हमारे पास मिस्टीरियस फोर्स नहीं है। लिए तो हमें दाद देनी चाहिए फ्रेडरिक वोलर की, जिन्होंने कोशिश की और ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर डाला। और फ्रेडरिक वोलर का ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करना था। उसके बाद क्या हुआ, एक नया दौर शुरू हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनकलाब का दौर शुरू हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तरक्की का दौर शुरू हुआ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो नित नए इजादात का दौर जो है वो शुरू हुआ, नित नई जो है वो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन का दौर शुरू हुआ। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी थी कि इसने तकरीबन तमाम जो हमारे ज़िंदगी के शोबे हैं उसको इन्फ्लुएंस किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पहले चंद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जब फ्रेडरिक वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया तो इन कंपाउंड्स की तो तादाद थी वो करोड़ों में चली गई। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुए, और उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने मुड़ के वापस नहीं देखा, और नित नए जो है वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो तैयार किए, और नतीजा आज इनकी तादाद करोड़ से ज़्यादा है। और ये उस वक्त से है जब से वोलर ने जो है वो रिजेक्ट किया बर्ज़िलियस कंसेप्ट को कि कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नाम की कोई चीज़ होती है। उसके बाद फिर इसको मज़ीद थोड़ा हेल्प किया कॉल्ब ने 1845 में, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया, एसिटिक एसिड। तो इन दो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस के बाद मैंने पहले बताया है कि फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। तो ये मेन कंसेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वोलर से पहले का जो दौर है, जो बर्ज़िलियस का दौर है और बाकी साइंटिस्ट का दौर है, वो इतना ज़्यादा डिवेल्प्ड फॉर्म में नहीं था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अच्छा दौर नहीं समझा गया। लेकिन और वोलर के बाद और कॉल्ब के कंट्रीब्यूशंस के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो नए बाब ओपन हुए, और इनकी तादाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो थी मैंने बताया, ये फिर दिन ब दिन इसमें इजाफा होना शुरू हुआ। बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके फार्मूला की कितनी अकसाम हो सकती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाए हैं जो आमतौर पर मौजूद है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कंडेंस्ड फार्मूला है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। सबसे पहले हम
मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स की असल तादाद को जाहिर करे उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ब्यूटेन है C4H10, ये इसका केमिकल फार्मूला है। ये केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन के 4 एटम है, हाइड्रोजन के 10 एटम है। और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्यूटेन के अंदर 2 ही एलिमेंट मौजूद हैं, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। ऐसे फार्मूले को हम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसा कि नाम से जाहिर है ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि जितने एटम्स एलिमेंट्स के मौजूद हैं उस फार्मूला में उनकी तरतीब क्या है, उनके अरेंजमेंट क्या है। और जो फार्मूला अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ढांचे को जाहिर करेगा, उसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेंगे। डेफिनेशन क्या है? इट शोज एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स की अरेंजमेंट को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास C4H10 है, कार्बन 4 है, H10 है। अब कार्बन 4 जो उनकी अरेंजमेंट क्या, तरतीब क्या? वो तरतीब ये है, ये 4 कार्बन आपके पास नज़र आ रहे हैं और उसके साथ आपको जो है वो 10 हाइड्रोजन की अरेंजमेंट नज़र आ रही है यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर को हम नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, जिसमें सारे के सारे कार्बन एक लाइन में हैं। इस ब्यूटेन की एक अरेंजमेंट ये भी हो सकती है कि कार्बन 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 जो है वो आमतौर पर हमारे पास क्या होगा, 3 कार्बन स्टेट में होंगे, एक नीचे ब्रांच में होगा। तो ये भी जो है वो आमतौर पर अरेंजमेंट है। यहाँ भी कार्बन के अरेंजमेंट के साथ हाइड्रोजन के अरेंजमेंट मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये कार्बन एक लाइन में नहीं है लिहाजा इस ब्यूटेन को हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। और आइसो का जब वर्ड यूज़ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो कार्बन एटम्स हैं दे आर नॉट फॉर्म प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन, रादर दे आर फॉर्म इन अ ब्रांच फॉर्म। वो आपको ब्रांच फॉर्म में जो है वो नज़र आएंगे। उसके बाद आ जाता है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला बहुत ही आसान है। उसमें आपने क्या करना है कि जहाँ ये कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ कार्बन एटम्स के साथ जो हाइड्रोजन उनके ग्रुप बना लेने। अब देखिए पहले कार्बन के साथ 3 कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहली जगह पे CH3 आएगा, फिर दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, CH2 आ गया, तीसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, CH2 आ गया, और चौथे कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन है, CH3 होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो कंडेंस्ड फार्मूला होता है वो कार्बन के साथ जो मुख्तलिफ हाइड्रोजन के ग्रुप्स मौजूद होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इसकी हमारे पास डेफिनेशन, इट शोज ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंट टुगेदर टू ईच कार्बन एट एन स्टेट और अ ब्रांच, यानी वो कार्बन स्टेट में है या ब्रांच में है तो हर कार्बन के साथ कितने जो है वो हाइड्रोजन का ग्रुप मौजूद है, और उस ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करेगा फार्मूला वो कंडेंस्ड फार्मूला कहलाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि यहाँ कंडेंस्ड जो है वो आपको बता रहा है कितने कितने हाइड्रोजन है। इधर भी जो हमारे पास आइसोब्यूटेन थी उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पर कंडेंस्ड फॉर्म में है। CH3 है, CH है, CH3 और नीचे भी इस कार्बन के साथ भी CH3 मौजूद है। इस फार्मूले को भी हम क्या कहेंगे, ये भी कंडेंस्ड फार्मूला है। फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट आता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। बहुत सिंपल है, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इस फार्मूले के अंदर हम डॉट यूज़ करते हैं, क्रॉस यूज़ करते हैं। डॉट एंड क्रॉस फॉर व्हाट पर्पस? दे रिप्रेजेंट द इनफैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फार्मूला होता है जिसमें हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एटम्स के दरमियान उनकी शेयरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह वो जो एटम्स हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इस फार्मूले को आमतौर पर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहा जाता है। डेफिनेशन क्या होगी? दिस इज अ फार्मूला दैट शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिएगा कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से जाहिर किया कि दूसरे को क्रॉस से, फिर तीसरे को डॉट से, फिर उसके बाद क्रॉस से। अब इसके साथ इलेक्ट्रॉन कौन शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से किससे जाहिर करने? अगर कार्बन हमारे पास डॉट में है तो वो क्रॉस में लगाएंगे, ये भी क्रॉस में आएगा, ये भी क्रॉस में आएगा, ताकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को
आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए कि क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन किसका है और डॉट वाला इलेक्ट्रॉन किसका है। तो इधर जो है वो हाइड्रोजन क्रॉस के जरिए इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर किए गए हैं और कार्बन के डॉट के जरिए। फिर आ जाता है नेक्स्ट कार्बन, उसके हमने अगर क्रॉस के जरिए इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर किए तो हाइड्रोजन के डॉट के जरिए ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट कार्बन में अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट के जरिए हैं तो हाइड्रोजन के क्रॉस के जरिए हैं। फिर आखिरी में भी अगर आप देखें तो हाइड्रोजन डॉट के जरिए क्रॉस के जरिए है और कार्बन जो है वो क्रॉस के जरिए है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर डॉट के जरिए है। तो जब हम इस तरह शेयरिंग को ज़ाहिर करते हैं किसी भी फार्मूले की, तो वो फार्मूला आमतौर पर हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बन जाता है। ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूले का जो कंसेप्ट है ये लीविस ने दिया था कि हम किस तरह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को डॉट एंड क्रॉस लगा के ज़ाहिर करते हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला है जो आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के देखे गए हैं। अगर आज की हम समरी बनाएं तो समरी में हमने क्या देखा डियर स्टूडेंट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड और डेरिवेटिव्स ऑफ जो है उनको स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, और देयर डेरिवेटिव्स, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बिकॉज such a mysterious force is required for their preparation which is only present in the living organisms and that is inherited by in the living organisms. Human don't have that type of force, इस वजह से उनको तैयार कर नहीं सकता है। इसको गलत किसने साबित किया? वोलर ने और कॉल्ब ने, जब उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक नए बाब का जो है वो इजाफा किया, एक नया बाब ओपन किया, और उस बाब के बाद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद जो थी वो सैकड़ों से निकलकर मिलियंस में चली गई, और ये कॉल्ब और वोलर की कंट्रीब्यूशन थी। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखा जाए तो उसमें पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो एटम्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। दूसरा कंडेंस्ड फार्मूला है हमारे पास। स्ट्रक्चर फार्मूला पहले कर लेते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने कहा कि क्या करता है, एटम्स की अरेंजमेंट को ज़ाहिर करता है मुख्तलिफ जगहों पर उस मॉलिक्यूल के अंदर। कंडेंस्ड फार्मूला क्या ज़ाहिर करता है? कार्बन एटम जहाँ जहाँ मौजूद है उसके साथ हाइड्रोजन के कितने ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हैं, उन ग्रुप्स को ज़ाहिर करता है। और डॉट और क्रॉस फार्मूला क्या ज़ाहिर करता है? मुख्तलिफ जो कार्बन हाइड्रोजन वगैरह मौजूद है उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है उसको आमतौर पर ये रिप्रेजेंट करता है। ये आज की हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी, इसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन क्या है और उनको किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। उस वक्त तक इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।